तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने एजुकेशनल चैनल सिक्योर फ्यूचर एकेडमी के अंदर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे हमें बहुत जल्दी थोड़े से टाइम में ही पूरा चैप्टर हम कवर करना चाहेंगे। बेसिक्स जो कि आप 8th, 9th और 10th में बेसिकली जिसका यूज़ आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे इस पूरे चैप्टर को, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी में क्या है? चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अगर इसमें हम कुछ टर्म्स हमें पहले जानना होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर को सॉल्व करने के पहले। तो पहला है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है कि कोई भी, अगर मैं कोई भी कह लीजिए इवेंट कर रहा हूँ, इवन आप कह लीजिए कि इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन, अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आएगा और टेल आएगा, यही क्या होगा? सैम्पल स्पेस होगा। इसी को क्या बोलेंगे? सैम्पल स्पेस। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दिस इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। अगर मैं किसी कह लीजिए कि डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, तो डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, तो डाइस को थ्रो करने के बाद, अगर थ्रो करने के बाद क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं डाइस को थ्रो करने पे। तो ये क्या कहलाएगा? इसका सैम्पल स्पेस कहलाएगा। इतने सैम्पल स्पेस हो सकते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के, जो हम इवेंट कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कह लीजिए। तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके इतने सारे आउटकम्स हो सकते हैं। टॉसिंग ए कॉइन, ये क्या है? टॉसिंग ए कॉइन। तो टॉसिंग ए कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो में से कोई एक ही होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमें पता तो है कि हेड या टेल ही आएगा, लेकिन क्या आएगा ये डेफिनेट नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हमें आउटकम्स तो पता होता है कि आना है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन क्या आएगा इट इज़ नॉट सर्टेन। देन दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये भी आपको जानना जरूरी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कि हमें आउटकम्स क्या क्या आने हैं वो तो पता है, क्या क्या आउटकम्स आने हैं वो तो पता है, लेकिन एक्चुअल जो है आउटकम्स क्या होगा वो हमें नहीं पता है, वो अनसर्टेन है। तो दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि यहाँ पे आउटकम्स इज नॉट प्री डिसाइडेड। आउटकम्स एग्जैक्ट आउटकम्स, बोलिए एग्जैक्ट आउटकम्स जो है, एग्जैक्ट आउटकम्स इज नॉट प्री डिसाइडेड। प्री डिसाइडेड, तो अगर एग्जैक्ट आउटकम्स प्री डिसाइडेड नहीं है, हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, इनमें से दोनों में से ही कोई आना है, लेकिन क्या आएगा इट इज़ नॉट डिसाइडेड। तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको जानना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी पढ़ते टाइम पे ये सारी बातें आपको बार बार पूछी जाएंगी, आपके सामने आएंगी, तो आप इनको ध्यान में रखें। मैं अभी इसे हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आपको अपने पास इसे रखना है तो। वैसे तो आप पॉज करके देख भी सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो भी और हमें जानने हैं। जैसे कि हमने कहा प्रोबेबिलिटी हमेशा 3 तरीके के इवेंट हम इसमें बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं क्या? एक बोल सकते हैं सर्टेन, मतलब श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट के अंदर क्या है कि जिसकी ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1 हो, मतलब जो सर्टेन है, होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मान लीजिए आप कहते हैं कि टुडे इज संडे, अगर मैं लेक्चर आपके सामने बना रहा हूँ तो संडे को बना रहा हूँ, कल मंडे होगा, यस 100% मंडे ही होगा, 100% मंडे ही होगा। तो ये इवेंट क्या है? श्योर इवेंट है। मैं कहता हूँ कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो करने के बाद, उस डाइस को थ्रो करने के बाद मुझे नंबर मिलना है लेस देन 6,
या लेस देन 7, 6 नहीं, लेस देन 7 बोलेंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया एंड वी आर going to get a number less than 7, yes we will get a number less than 7, we will get a number less than 7। तो इसका मतलब है कि डाइस को थ्रो करने पे हमें एक नंबर मिलना है लेस देन 7। इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। ई फॉर इवेंट, तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। तो इस तरीके के इवेंट क्या लाएंगे? श्योर इवेंट, मतलब जिसमें आउटकम्स 100% डिफिनिट हो, श्योर हो कि यस यही होना है। आज संडे है तो कल मंडे होगा, अभी मार्च चल रहा है तो इसके बाद अप्रैल आएगा, यस प्रोबेबिलिटी इज 100%, मीन्स 1। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे जो श्योर इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। दूसरा इवेंट होता है इसके अंदर, इसी के अंदर मैं डिफाइन करूंगा कौन से इवेंट को? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होंगे ये भी जानना है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब दोज इवेंट्स जिनके बारे में आप कहें कि ये हो ही नहीं सकता। जैसे मैं कहूँ आज संडे है कल ट्यूसडे होगा, नो इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिस इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। मैं कहूँ कि कोई भी डाइस को आपने थ्रो किया और आप कहिए कि एक नंबर मिलेगा ग्रेटर देन 6, एक कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 6 होगा। तो आपको पता है कि डाइस पे 1 to 6 ही नंबर्स होते हैं, या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि डाइस के ऊपर जो नंबर मिलेगा वो ग्रेटर देन 6 होगा। तो इस तरीके के इवेंट को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। तो सर्टेन इवेंट मीन्स श्योर इवेंट जो है इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ये आपको अपने पास नोट करके रखना है। तो और आप जरूर ध्यान में रखें, प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो 0 लेस देन इक्वल टू PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0 से 1 के बीच में ही, 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, इसके बीच प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करें तो इसके बीच में ही आपके आंसर्स लाई करने चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। इससे ज़्यादा कम हो रहा है तो आप समझ जाएं कि आपका आंसर सही नहीं है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। इसके साथ एक और जो जिसके बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है वो है क्या? अनसर्टेन इवेंट्स। क्या है? इसी तरीके से अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट कहने का मतलब क्या हो गया? अनसर्टेन इवेंट कहने का मतलब क्या हो गया? जो भी इवेंट जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि इसमें आउटकम्स यही आने वाला है, अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी है, तो उसमें 0 से 1 के बीच में कुछ भी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो ऐसे इवेंट को क्या बोला जाएगा? अनसर्टेन इवेंट। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट एंड अनसर्टेन इवेंट। इसमें प्रोबेबिलिटी कहीं 0 से 1 के बीच में लाई कर सकती है। अब वो क्या होगी, एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, लेकिन अनसर्टेन इवेंट में आप क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है, इसके चांसेस अकरेंस कितने हैं, इसके बारे में आप पहले से नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे आप? अनसर्टेन इवेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब क्वेश्चन से डील करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। कुछ और भी इसमें टर्म्स हैं जिसको आप जानना है तो आप देख सकते हैं, हमारे और भी दूसरे इस पे लेक्चर्स आएंगे। डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब डिपेंडेंट इवेंट का मतलब जिसका जो इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड करें, जिसका होना ना होना एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, उसे डिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। जहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, दोज इवेंट आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं आता है तो आप इसको अपने दिमाग में रखें। अब मैं क्वेश्चंस के साथ डील करूं तो पहला क्वेश्चंस मैं लेता हूं आज का। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लेट कि फाइंड द
find the probability of getting a number find the probability of getting a even number when throwing a dice। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब निकालनी है? जब हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन थ्रोइंग अ डाइस। तो हम जब एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन में अगर हम जाते हैं, आप एक बार करके देखिए, अगर हम इसके सॉल्यूशन में जाते हैं तो क्या सैंपल स्पेस हो सकता है, मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स होंगे इस तरीके की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन थ्रोइंग अ डाइस। तो जब हम सैंपल स्पेस देखते हैं डाइस को थ्रो करने में, तो हमें क्या क्या मिल सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखिए इसमें इवन नंबर्स कौन कौन से हैं। इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है। तो इवन नंबर ये 3 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर जब हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला यहाँ से हम देख सकते हैं। अभी हमने फार्मूला नहीं बताया आपको, आप यहाँ पे देख लीजिए। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट अपॉन डिवाइड बाई क्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर जब आप बात कर रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3। तो 3 तो फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इस तरीके की इवन नंबर पाने की? 1/2। ऐसे इवन नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास? 1/2। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इनकी डीलिंग करनी है आपको। अब जैसे मैंने आपसे यहाँ पे एक और दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? दूसरा न्यूमेरिकल और क्या हो सकता है हमारे पास? जितने न्यूमेरिकल करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी बनती जाएगी, प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप। मैंने कहा आपसे कि two dice are thrown at the same time। 2 dice are thrown at the same time। हमें निकालना है find the probability of getting a total sum odd। दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं, कहने का मतलब है दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं वो क्या हों? ऑड हों। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे 2 डाइस को थ्रो कर दिया गया। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल सम ऑड। तो दोनों नंबर्स जो आ रहे हैं अलग अलग डाइस के ऊपर,
हमें बताना है कि उनका जो टोटल सम है वो ऑड है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकाल के बतानी है। तो स्टूडेंट्स चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। ऐसे जब क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जहाँ पे 2 डाइस को एक साथ ही थ्रो किया जा रहा है, तो आप इसके लिए एक टेबल बना लेंगे, फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस, इस तरीके से एक टेबल आप बना लेंगे। अभी देखते हैं, एक टेबल आपने बना लिया, थोड़ा सीधा रखिएगा जिससे देखने में थोड़ा सही लगे आपको भी। तो 2 डाइस आपने एक साथ फेंके हैं, तो उनके लिए हमने एक टेबल बना लेनी है। अब आप देखिए, मैंने कहा या तो नंबर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। इधर भी 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली। इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली, देख सकते हैं आप। अब या तो नंबर पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, पहले पे 1 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए, 1 5 1 6। ये नंबर दिख सकते हैं आपको दोनों डाइस पे अलग अलग। पहले पे 2 आए, दूसरे पे 1 आए, 2 आए, 2 आए, 2 आए, 3 2 4 2 5, ये नंबर आपको दिख सकते हैं अलग अलग डाइस पे। पहले वाली डाइस पे 3 आता है, दूसरे वाले पे 1 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 3 आता है, 3 4 3 5 3 6। इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। सेम 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। सेम लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इतने नंबर्स, इतने आउटकम्स आपको मिल सकते हैं। जब आपने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया तो इतने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जो आपको इस टेबल में दिखाए गए हैं। ये जो टेबल मैंने बना दी, इसमें आप देख सकते हैं कि इतने पॉसिबल आउटकम्स आपको दिख सकते हैं। देख लीजिएगा आप, टेबल सही से मार्क कर लें जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन हो पाए। तो ये टेबल आपके सामने बनी हुई है। अब मुझसे कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल सम ऑड, मतलब दोनों जो नंबर्स दिख रहे हैं दोनों अलग अलग डाइस पे, उनका जो टोटल सम हो उन नंबर्स का वो ऑड हो। ऑड हो तो उसके लिए क्या देखना है आपको, इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, दोनों को जब सम करेंगे तो क्या होगा, ऑड होगा 3। जैसे 1 और 4 इनको सम करेंगे तो क्या होगा, ऑड होगा 5। 1 और 6 इनको सम करेंगे तो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, सेम हियर 2 1 3 2 3 5 2 5 7 3 2 5 3 4 7 3 6 9 3 6 9। फिर आप देखें यहाँ पे हो गया 4 1 5 4 3 7 4 5 9 5 2 7 5 4 9 5 6 11। टोटल सम ऑड हो रहा है, ये देखना है आपको। 6 1 7 6 3 9 6 5 11। तो आप देखें काउंट करके कितने ऑड नंबर्स हो गए, मीन्स ऑड मतलब जिनका टोटल सम ऑड हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18। ऐसे कितने पेयर्स आपको दिख रहे हैं जिनका टोटल सम ऑड हो रहा है? तो आप देख पा रहे हैं कि ये 18 हैं जिनका टोटल सम ऑड हो रहा है। तो आपको अभी मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी, अगर आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी सर फिर इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे बेटे यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड सम, तो इसके लिए क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो इसको फेवर कर रहे हों, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देख लीजिए यहाँ पे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? आपने काउंट किया यहाँ पे 18 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? जितने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपने बनाए हुए हैं, ये आप काउंट करेंगे तो 6 का रो है, तो 6 और 6 इंटू 6 करके जब आप निकालते हैं तो 36 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड सम इज 1/2। ये आपका आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड सम इज इक्वल टू 1/2। अगर मुझसे यहीं पे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन सम, दोनों जो पेयर हैं उनका सम जो है इवन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कह सकते हैं सर 18 तो आपने ऑड नंबर्स बता दिए जिनका ऑड सम हो रहा है पेयर्स का, तो बचे हुए जो 18 हैं वो इवन वाले होंगे। जी बिल्कुल ठीक है। तो 18/36 यहाँ भी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2। इसको आप दूसरे तरीके से और भी बता सकते हैं कि जो है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की, ध्यान से देखिएगा, और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की, इसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। इनका दोनों का सम कितना होता है? हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर और उसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वो ना हो, इसका दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। यहाँ पे दिस इवेंट हो रहा है और यहाँ पे इवेंट नहीं हो रहा है, अकरेंस डज नॉट अकर, इन दोनों का सम क्या होगा? 1। तो अगर आपने कह दिया कि सर एक ऑड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2, तो ऑड के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑड का ना होना मतलब इवन का होना, तो PE डैश इज इक्वल टू 1 माइनस PE। तो इसमें अगर आप इस पे भी रखते हैं इस फार्मूले में, तो 1 माइनस 1/2 करते हैं, तब भी 1/2 ही आंसर आता है। तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। Probability of getting an odd sum is 1/2, probability of getting an even sum is equal to 1/2। अब यहाँ पे कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि probability of getting total sum less than 7, probability of getting total sum, जो पेयर दिखाई दे रहे हैं इनका जो टोटल सम है वो लेस देन 7 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। मैंने सेकंड पार्ट दे दिया आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल सम ऑफ पेयर लेस देन 7 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप फिर उसमें यही करेंगे, जैसे आपने इन दोनों को ऐड किया तो 1 1 2 2 1 3, तो एक ये हो गया, 2 3 4 5, 7 से कम होना चाहिए, तो 5 ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि 6 1 7 हो जाता है। फिर इसी तरीके से 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और 9, ये नहीं हो सकता। फिर आप आ गए इधर 10 11 12 12 हो गया इधर, यहाँ पे फिर 13 14 15, तो आप
15 नंबर्स ही ऐसे हैं, 15 पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम लेस देन 7 होगा। 15 पेयर ही ऐसे हैं इस पूरी टेबल के अंदर जिनका सम जो है लेस देन 7 होगा। तो आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। तो इसका टोटल सम क्या हो गया, 7 से कम होना चाहिए। तो ऐसे कितने हो गए आपके पास, अभी काउंट किया था आपने 15 थे, तो 15 बाई टोटल कितने हैं 36, यहाँ तक आपने काउंट किया था 15 आए थे, तो 15 बाई 36 तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 3 5 जा 15 और 3 12 जा 36, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली अ नंबर लेस देन 7, जो उनका टोटल सम होगा वो लेस देन 7 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट कर लिया कि 5/12 है। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, मैं कह दूं कि भाई ये जो प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो नंबर है पहला, इस पेयर के अंदर जो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर, वो क्या हो, ऑड हो। फर्स्ट नंबर जो है ऑड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर फर्स्ट नंबर ऑड हो। यहाँ पे सेकंड नंबर के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो आप वही नंबर्स देखेंगे जहाँ पे पहला नंबर ऑड हो। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 1 1 1 1, इसी तरीके से पहला नंबर सिर्फ देखेंगे आप जहाँ पे ऑड हो, 3 3, तो ये पूरा का पूरा लाइन जो है ऑड नंबर की है। इसी तरीके से यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन जो है ऑड नंबर की है, पहला नंबर। तो इन नंबर्स को आप काउंट कर लें और इन नंबर्स को काउंट करके आपके फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है ही है, तो उससे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। फाइंड टू गेट अ नंबर लेस देन 9, टू गेट अ नंबर लेस देन 10, एनी क्वेश्चंस, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन मेक फ्रॉम हेयर, ठीक है ना। कोई डिफरेंट कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ से बना सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो बड़ी आसानी से प्रोबेबिलिटी को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चंस आपको डाइस के ऊपर दिया। अब एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो ताश के पत्ते हैं। ताश के पत्तों के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो ताश के पत्तों के ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइम की लिमिट है, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी हमें करना होगा, फिर आगे के लेक्चर्स में भी देख लेंगे। अब मान लीजिए कि जैसा आपको मैं बताऊं, हमारे जो ताश के पत्ते होते हैं इसमें जो कुछ जानने की बातें हैं जो हमें पहले जाननी होंगी। इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक कार्ड होता है आपका जिसको बोलते हैं क्लब, हिंदी में से चिड़ी का कार्ड बोलते हैं, अगर आपने कभी ताश खेला हो तो चिड़ी का कार्ड। दूसरा होता है आपके पास क्लब के बाद स्पेड, स्पेड मतलब होता है हुकुम, हुकुम का पत्ता। फिर तीसरा होता है आपके पास डायमंड, डायमंड, डायमंड मतलब होता है ईंट। और फिर चौथा कार्ड होता है आपके पास, इसे बोलते हैं हार्ट, पान का पत्ता, पान का पत्ता। तो ये बात जानने की है आपके पास। और ये जो चिड़ी का पत्ता होता है इसका रंग होता है, इसका कलर होता है ब्लैक। ये सब आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। स्पेड का भी कलर होता है ब्लैक, डायमंड का कलर होता है रेड, और हार्ट का भी कलर होता है रेड। तो 2 तो ब्लैक कलर के हो गए इसमें और 2 रेड कलर हो गए। और जो और इसमें बात जानने की है कि चूंकि 52 कार्ड्स टोटल हैं तो 13 ए वाले होते हैं, ए भी 13 ही होते हैं, ए भी 13 ही होते हैं, और ए भी 13 ही होते हैं। अब इसमें 13 कार्ड्स के अंदर सभी में 3 तो फेस कार्ड्स होते हैं। इनका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इसमें 13 कार्ड्स के अंदर आप देख लीजिए, 13 कार्ड्स के अंदर 3 तो फेस कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ न कुछ किसी का मतलब जिसमें एक फोटो सी बनी होती है। तो 3 फेस कार्ड्स सभी में। एक होता है इसमें एस, इक्का, और बाकी जो है 2 से लेकर के नंबर 2 से लेकर के 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे पत्ते होते हैं। दो का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से सभी में होते हैं। यहाँ भी इसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी होता है। तो 3 फेस कार्ड्स, 1 एस और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जो 3 फेस कार्ड्स होते हैं, इनमें 3 फेस कार्ड्स में एक तो होता है किंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं बादशाह, बादशाह का पत्ता। फिर एक होता है आपके पास क्वीन, हिंदी में बोलते हैं बेगम। और फिर लास्ट होता है आपके पास जैक, जो फेस कार्ड्स की बातें होती कर रहे हैं हम। जैक मतलब होता है गुलाम। तो 3 तरीके के फेस कार्ड्स होते हैं, सभी में होते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो अगर आप देखें तो सभी में फेस कार्ड्स की टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 12, क्योंकि 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 12 पत्ते फेस कार्ड्स के हो गए। और इसी तरीके से एक इक्का यहाँ पे होगा एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, तो 4 इक्के होंगे। और बाकी यहाँ पे देखते हैं आप तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है नंबर्स होंगे अलग अलग, 2 से लेकर के 10 तक। तो 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 10 और 3 13। तो हर में 13 कार्ड्स होंगे, 13 13 13 13 करके 52 कार्ड्स। तो इसके ऊपर बड़े न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और ये बहुत जानना जरूरी है आपके लिए। फेस कार्ड्स, एस, नंबर्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। मैं कहता हूँ आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वेल सफल्ड कार्ड है, मतलब अच्छे से खूब बढ़िया से सफलिंग करके आपको दे दिया गया, और मैं आपसे कहूँ कि भाई आप प्रोबेबिलिटी बताइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, find the probability of getting a face card, find the probability of getting a face card from a well shuffled deck of cards। तो बहुत अच्छे से सफलिंग कर दी गई है उसकी, और उसमें से मैंने आपसे कहा कि आप जो है कोई फेस कार्ड निकालिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास जो कार्ड आएगा वो फेस कार्ड होगा, इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यही है आपके पास प्रोबेबिलिटी। तो इसकी क्या संभावना है कि जो आपके पास कार्ड आने वाला है हाथ में वो फेस कार्ड होगा। तो आप कहेंगे सर फेस कार्ड कितने हो गए? फेस कार्ड हो गए आपके पास 12, क्योंकि 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 4 जा 12 कार्ड्स होंगे फेस कार्ड्स। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? इसका आंसर मैं दे रहा हूँ। तो इसका क्या है? फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड होने की कितनी संभावना है? कितने फेस कार्ड्स हैं आपके पास? 3 4 जा 12, तो 12 तो फेस कार्ड्स हैं, तो ये फेवरेबल इवेंट्स में हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। तो 12/52, 12/52। अब आप इसको अगर इवेलुएट करें तो 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 1 5 13, तो 3/13 इसकी जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी होगी फेस कार्ड आने की, वो कितनी है? 3/13। तो यहाँ से मैं कोई भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बना के दे सकता हूँ कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ रेड कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। एक क्वीन आपको निकालनी है, उसमें से आप 52 कार्ड्स का पूरा डेक है, और उस डेक में से आपको क्वीन कार्ड निकालना है। किसका? कौन से कलर का? रेड कलर का, क्वीन ऑफ रेड कलर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मैंने जैसे आपको बताया कि 2 कार्ड ऐसे हैं, 2 टाइप्स ऑफ कार्ड जिनका कलर क्या है? रेड है, डायमंड का और हार्ट का, डायमंड का और हार्ट का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है रेड कलर की? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है भाई? तो आप कहेंगे सर क्वीन कितनी है? क्वीन, रेड कलर की क्वीन कितनी है? तो एक क्वीन यहाँ पे रेड कलर की है और एक क्वीन यहाँ पे रेड कलर की है।
तो 2 रेड कलर की क्वींस हो सकती हैं। तो ठीक है भाई, 2 रेड कलर की क्वींस हैं, कितने में? 52 कार्ड्स में। 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 52। तो 2/52, इसका मतलब 1/26। इसका आंसर कितना हो गया? 1/26। तो कुछ भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 10, कार्ड का नंबर 10 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलेंगे कि सर 10 नंबर का जो कार्ड होगा वो 4 होंगे। बिल्कुल, क्योंकि 10 यहाँ भी होगा, 10 यहाँ भी होगा, 10 नंबर यहाँ भी होगा, 10 नंबर यहाँ भी होगा, 10 नंबर का कार्ड यहाँ भी, 10 नंबर का यहाँ भी, 10 नंबर का यहाँ भी, 10 नंबर का यहाँ भी। तो 4 कार्ड्स आपके 10 नंबर्स के हो गए। तो 10 नंबर्स की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 4, और टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 52। तो 4/52। तो कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप इनॉर्मस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बना के दिए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर आगे दूसरे लेक्चर्स में हम बाकी की चीजें करेंगे। थैंक यू।